राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका पॉलिटी की इस क्लास में। हम पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें हम भाग 4A उसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भाग 5 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद है ना, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उन सबको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे है ना। तो अब उसी सीरीज में अपना जो पहला लेक्चर है किस पर है, राष्ट्रपति पर है ना, क्योंकि राष्ट्रपति से ही उस भाग की शुरुआत होती है। अपन किस भाग की बात करने वाले हैं इसमें, संविधान के किस भाग की बात करने हैं, भाग है 5। कौन सा भाग 5, कौन सा भाग 5 है ना। और जो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो कौन से हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। कौन से, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल कैसे होगा, कार्यकाल कैसा होगा, शर्तें क्या हैं, उसकी दशाएं क्या है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकलों के बारे में अपन बात करते हैं भाई, आर्टिकल 52 के बारे में। कौन सा, आर्टिकल 52 के बारे में। किसने, आर्टिकल 52 के बारे में, 52 के बारे में ना, 51 तक अपन बात कर चुके थे। देखो जब मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूँ तो आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, केवल एक होगा, दो नहीं हो सकते हैं ना, केवल एक होगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है ना, किसकी, राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है, राष्ट्रपति पद की बात की गई है ना। अब देखो ये चीज़ अपने को समझनी है कि अपने स्वाभाविक रूप से अपने एक अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये जो हमने राष्ट्रपति का पद है ये हमने कहाँ से लिया। तो ये जो पद हमने अडॉप्ट किया कहाँ से किया है, यूके से किया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से किया है। अब फिर आपके दिमाग में बत्ती जलेगी कि यार यूनाइटेड किंगडम में तो राष्ट्रपति रहता ही नहीं है, वहाँ तो राजा का रहता है, वहाँ तो राजा की पदवी है, तो राष्ट्रपति कहाँ से आ गए, वहाँ से हमने कैसे अडॉप्ट कर लिया इस पद को। देखो एक चीज़ अपने को ध्यान से समझनी है क्या, कि ब्रिटेन में जो राजा है वहाँ का, उसको जितनी पावर दी हुई हैं, जिस प्रकार की शक्तियाँ उसको दी गई हैं, उसी प्रकार की शक्तियाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं है ना। फर्क बस इतना है कि वो राजा है, उसका पद वंशानुगत है, और हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो रिपब्लिकन है, यानी कि हमारा देश है वो गणतंत्रात्मक है। उसके हर 5 साल में उसके चुनाव होते हैं है ना, निर्वाचन होता है उसका। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसकी जो शक्तियाँ हैं उतनी ही शक्तियाँ उस राजा को दी गई हैं जितनी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो हमारा पद है राष्ट्रपति का पद, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, उसकी जो शक्तियाँ कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं, वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की हैं। और देखो जो ब्रिटेन की व्यवस्था है ना, उसको हमें अपनाने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतने साल हम पे शासन किया। तो उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको हम काफ़ी हद तक समझ चुके थे, और उन्हीं की जो ज़्यादा जो शासन विधि है उसको हमने अपनाया, शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, और उसी में से एक भाग निकल के आता है किसका, राष्ट्रपति का। तो आर्टिकल 52 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगला कि आर्टिकल 53 में किसकी बात की गई, आर्टिकल 53 में। देखो आर्टिकल 53 में बात की गई भाई जो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस में, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति होगा वो औपचारिक प्रधान होगा कार्यपालिका का। क्या होगा, औपचारिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा कार्यपालिका का है ना, कौन, राष्ट्रपति। अब देखो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ मतलब क्या, कि देखो हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव होती है जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं है ना, उस पे जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा है ना। ये कैसी है, ये ऑफिशियल है ना, हेड होगा उसका, औपचारिक हेड होगा। जो वास्तविक प्रधान होगा उसका वो तो मुख्य प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसका जो औपचारिक जो प्रधान होता है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये किस में बात की गई है, ये आर्टिकल 53 में बात की गई। और इस चीज़ को अपन बेसिकली देख भी सकते हैं भाई, कोई भी प्रस्ताव पास करना होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे, साइन नहीं करेगा राष्ट्रपति, तब तक वो कानून बन ही नहीं सकता, वो अधिनियम बन ही नहीं सकता। इसलिए जो हम बात करें भाई, राष्ट्रपति है वो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक है, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है ना, उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो कैसा प्रधान है, वो औपचारिक प्रधान है ना। तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि भाई आर्टिकल जो 53 है उसमें क्या बात की गई कि भाई जो राष्ट्रपति है
उसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी और जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ऑफिशियल हेड होगा, है ना। ठीक है। आर्टिकल यदि मैं बात करूं भाई 54 की, आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 में क्या बात की गई है भाई, इसके निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है। किसके? निर्वाचक मंडल के बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में। अब देखो निर्वाचक मंडल क्या है, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या हो गया? निर्वाचक मंडल हो गया। अच्छा, इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सबसे पहले लोकसभा के मेंबर, है ना, लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं और विधानसभाओं के, है ना। हमारे देश में जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं जिनमें हैं, उनके सभी जो सदस्य होते हैं, एमएलए हो गए और एमपी हो गए ना, वो सभी जो हैं वो निर्वाचक मंडल होता है किसका? राष्ट्रपति का। ये सभी वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब देखो जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जिनको जनता ने चुना है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, वो सभी वोट डालेंगे। राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जिनको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना है ना, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, तो वो सभी जो निर्वाचित हुए हैं वो भी निर्वाचक मंडल के पार्ट होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो अपने को समझने की है क्या, कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 मेंबर जो होते हैं ना, ये निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। अब बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक वही सिंपल सा है, जब उन्हें बंदों को राष्ट्रपति ही चुनेगा तो हो सकता है राष्ट्रपति उनसे साठ गांठ बिठा ले, ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति उनसे कह दे कि यार मैं देख तेरे को मनोनीत कर दूंगा, तुम मेरे को वोट दे देना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इनको इन चीज़ों से दूर रखा गया, भाई तुमको लेना ही नहीं है निर्वाचक मंडल में, तुमको वोट देना ही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। और जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उनकी विधानसभाएं हैं, और जितने भी अपने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी भी विधानसभाएं, जैसे ये चंडीगढ़ हो गया, है ना, इसके अलावा दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो उनकी जो विधानसभाएं वो सभी निर्वाचक मंडल का पार्ट होती हैं। ये सभी क्या है कि निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। अब देखो आपको पहले एक चीज़ और समझनी होगी क्या, कि यार ये जो लोकसभा के, जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उनके वोट की वैल्यू कितनी होती है, और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, है ना, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, उनके वोट की वैल्यू कितनी होती है ना। तो इस चीज़ को अपने को समझना है ना। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, जो एमएलए होता है, एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू, इसकी एमएलए की वोट की वैल्यू, है ना। अब देखो यदि हमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अपने राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं ना, तो राजस्थान के किसी एक एमएलए की, है ना, अपनी जो विधानसभा है उसमें कोई विधायक है, उस विधायक की अपने को वो निकालनी है वोट वैल्यू, जब वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव करेगा तो कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर जनसंख्या ऊपर, अपने जो प्रदेश की, अपने राजस्थान की जितनी जनसंख्या टोटल उसको लिखना है, ठीक है, ऊपर अपॉन में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जितने भी जो विधायकों की संख्या है, यानी टोटल विधायकों की संख्या पूरे देश में, टोटल एमएलए के नंबर है ना, एमएलए का नंबर, टोटल एमएलए नंबर कितने हैं, मतलब टोटल एमएलए की संख्या कितनी है अपने देश में, और इनटू 1000, है ना, और गुणा में क्या करना है, इसमें 1000 करना है। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएगी ना एक एमएलए की, वो राजस्थान के एमएलए के लिए निकल के आएगी। अब देखो हर स्टेट के एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, सिक्किम के लिए अलग होगी, पश्चिम बंगाल के लिए अलग होगी, उड़ीसा के लिए अलग हो गई, उत्तराखंड के लिए अलग हो गई, उत्तर प्रदेश के लिए अलग हो गई, सबके, क्योंकि सबकी जनसंख्या अलग है ना भाई। ये नंबर सेम रहेगा आपका, ये नंबर सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन सबकी अलग अलग है, तो जो एमएलए की जो वोट वैल्यू है ना उसकी भी वो डिफरेंट आएगी, अलग अलग आएगी, है ना। तो एमएलए की जो वोट वैल्यू है उसको तो इस तरीके से निकालते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं भाई एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, उसकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसकी वोट वैल्यू निकालने के लिए आप जितने भी देश में एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू, एमएलए की वोट वैल्यू जो कि हम उस तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने पीछे बताया। तो जितने भी देश में एमएलए हैं उनकी एमएलए की वोट वैल्यू, और उसके साथ साथ अपने जो जितने भी संसद में सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर,
यानी कि टोटल कितने एमपी हैं, उनका यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो एक एमपी की जो वोट वैल्यू है वो निकल के आ जाती है, और समथिंग 708 वोट वैल्यू होती है एक एमपी की। एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी होती है, 708 होती है। तो आई थिंक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होती है, आपने सुना होगा यार कि ये राष्ट्रपति, ये उम्मीदवार था, ये इतने वोटों से जीत गया, ये इतनी वोटों से हार गया। तो वोट की वैल्यू कैसे पता करोगे आप, भाई एमपी की वोट की वैल्यू, एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी है तो बोलो, इस तरीके से निकालोगे। एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, तो अलग अलग स्टेट के लिए एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो इस तरीके से आपको निकालना है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि जो आर्टिकल 54 है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल अपन 55 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं। और आर्टिकल 55 में किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन पद्धति के बारे में। आर्टिकल 55, कौन सा आर्टिकल 55, और इसमें किसके बारे में बताया, निर्वाचन पद्धति के बारे में। किसमें, निर्वाचन पद्धति के बारे में, निर्वाचन पद्धति के बारे में। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा, ये चीज़ अपने को समझनी है। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष होगा। कैसा, अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता वोट नहीं डालेगी, तो कौन डालेगा, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, फिर चाहे वे सांसद हों, फिर चाहे वे विधायक हों, तो वो सारे क्या करते हैं, इसमें निर्वाचक मंडल में के सदस्य होते हैं और वो निर्वाचन पद्धति में भाग लेते हैं, वो निर्वाचन वोट डालने का काम करते हैं। तो यानी कि जब जनता सीधा वोट डालती है उसे डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और जब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जब उनके द्वारा किसी और बंदे को चुना जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। कैसा, अप्रत्यक्ष। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। कभी आप राष्ट्रपति के लिए वोट डालने गए और नहीं जाते ना, है ना। नंबर दूसरी बात क्या है, गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। नंबर तीसरा, कौन सी पद्धति है, ये चीज़ समझने को। देखो पद्धति किस पद्धति के आधार पर होता है, ये होता है आपकी एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति किस पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना। यानी कि इसमें प्रेफरेंस वाला सिस्टम रहता है। अब वो प्रेफरेंस वाला सिस्टम कैसा रहता है, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये पद्धति किस तरीके की होती है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई 3 व्यक्ति क्या है कि उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं कि भाई अपने को राष्ट्रपति बनना है ना। 3 उम्मीदवार मिले हमको, कौन कौन से, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी, है ना। इस तरीके से अपने 3 उम्मीदवार हैं, है ना। अब होगा क्या कि जो भी निर्वाचक मंडल का सदस्य है, यानी कि कोई सांसद हो गया या फिर कोई विधायक हो गया, अब वो क्या करेगा, वो वोट डालेगा। अब वोट डालते समय उसे प्रेफरेंस देनी है, उसे वरीयता का ध्यान रखना है। वरीयता का ध्यान कैसे रखना है कि यार जो एमएलए गया वोट डालने, उसने बोला कि यार मेरे को लगता है ये जो बंदा है ना, ये मेरी पहली चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा पहला राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो अब मान लिया भाई ठीक है ये तेरा पहला राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा, लो यार दूसरा मुझे लगता है इसको बनना चाहिए। मान लेते हैं उसने कहा कि यार पहला तो ये अपना राष्ट्रपति बनना चाहिए, मैं इसको पहली प्रेफरेंस देता हूँ, वरीयता देता हूँ। अच्छा आपसे पूछा यार दूसरा यदि ये नहीं बन पाया तो यार चलो इसको मान लेते हैं ना, तो ये बन जाना चाहिए। अच्छा ये भी नहीं बना तो फिर तो इसको तो बनना ही चाहिए, है ना। तो इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है एक ही कैंडिडेट के द्वारा। वे वरीयता देता है कि यार मैं पहला नंबर इसको देता हूँ, दूसरा इसको देता हूँ, तीसरा इसको देता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा कैंडिडेट आता है, वो वोट डालता है। वोट कैसे डालेगा, वो भी प्रेफरेंस देगा। कैसे देगा, उसने सोचा कि यार नहीं जो ये वाला है मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये वाला राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। फिर बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि ये वाला बने। फिर बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि ये वाला बने, है ना। फिर एक और बंदा आया, वो बोला कि यार नहीं मेरी पहली वरीयता है कि यार ये वाला बंदा बनना चाहिए। फिर कहा कि यार ये वाला बनना चाहिए। फिर बोला कि ये वाला बनना चाहिए। बोला ठीक है, ये सब अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी वरीयता दे रहे हैं। इस तरीके से वोटिंग होती है। ठीक है, अब जैसे कि उसने कहा कि यार और देखते हैं अपन, जैसे कि एक और बंदे ले लेते हैं अपन। जैसे कि उसने कहा कि यार मैं चाहता हूँ ये अपना प्रेसिडेंट बने। फिर उसने कहा कि ये बनना चाहिए। फिर उसने कहा ये बनना चाहिए, है ना। अब होता क्या है कि अब देखा जाता है जब पूरी वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, उस पूरी वोटिंग कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा जो है वरीयता किसको मिली है।
अब सबसे ज़्यादा वरीयता किसको मिली है, एक तो वरीयता एक किसको मिली है, एक, यानी 2 वरीयता में ये सबसे ऊपर है, 2 वरीयता तो इसको भी मिली है, इसको तो वरीयता मिली ही नहीं पहली वाली, तो यानी कि ये तो क्रॉस ही हो गया, ये तो बहुत ही कम लोगों की पसंद है, या तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं या लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट जो चॉइस है ना, इन दोनों की फर्स्ट चॉइस सेम है, इसकी में फर्स्ट चॉइस 2 आ रही है और इसकी भी फर्स्ट चॉइस 2 आ रही है। अब दोनों की सेम हो गई, बोला कि अब किसको बनाए प्रेसिडेंट। अब इस बीच में क्या होता है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड, है ना। अब फर्स्ट राउंड में पता लग जाता है भाई कौन बाहर होगा, जैसा कि ये बाहर हो गया, पता लगे भाई इसको तो कोई वरीयता दे नहीं रहा, तो इसको साइड लाइन करो। इसकी जो वोट वैल्यू होती है ना, इसको डिवाइड करके इनमें बांट दिया जाता है, इनमें बांट दिया जाएगा, इनकी जो वोट वैल्यू होगी उसको इन दोनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड हो गए, देखा कि यार दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें देखा जाएगा कि यार सेकंड प्रेफरेंस किसको दी गई है, क्या सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड में देखा यार यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस एक ने दी है, तो यानी कि एक इसकी सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड फिर यहाँ देखेंगे यार यहाँ पर 2 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिए, यानी कि 2 दिए, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 2 ऐसे बंदे हैं जो सेकंड चॉइस है उनकी कि ये जो ये वाला है इसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका पलड़ा भारी है और इसका पलड़ा कम है ना। तो इस तरीके से चुनाव होते हैं और ये इसको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, क्या राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, किस तरीके से होगा, प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है। और ये प्रक्रिया अपने कौन से आर्टिकल में दे रखी है, ये आपके आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 55 में। किस में दे रखी है, आर्टिकल 55 में। किस में दे रखी है, आर्टिकल 55 में, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 56 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं ना। देखो जब अपन आर्टिकल 56 के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात करते हैं, इसमें भाई कार्यकाल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। कब से, शपथ से, है ना। जब वह शपथ ले लेता है ना राष्ट्रपति पद की, यार मैं शपथ लेता हूँ राष्ट्रपति पद की, उस दिन से काउंटिंग होती है, उस दिन से लेकर और अगले 5 साल तक वो क्या बंदा है कि जो उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में। अब देखो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, हालांकि और मैं आगे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा उस चीज़ को, कि जैसे कि मान लीजिए आज प्रेसिडेंट है, किसी कारणवश से उसने अपना कार्यकाल को कंप्लीट नहीं कर पाया, अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में ही उसे छोड़ना पड़ गया, उसका देहावसान हो गया, बीमारी हो गई, या किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब जो अगले 6 महीने के भीतर भीतर ना, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो अगले 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति के दोबारा से चुनाव कराने होते हैं। राष्ट्रपति के दोबारा से चुनाव जैसे ही होंगे तो उसमें ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अब जो राष्ट्रपति चुना है वो बाकी टाइम के लिए नहीं चुना है। जो पहला राष्ट्रपति था उसने जो कार्यकाल को, जो अपना टाइम था उसको छोड़ दिया था, उसके लिए नहीं चुना। अब जो राष्ट्रपति चुना है वह अपना नया, खुद के अगले नए 5 साल के लिए चुना गया है, बाकी समय के लिए नहीं चुना गया है ना। जो शेष उसका बचा था उसके लिए नहीं, जब वह चुना जाएगा तो वह अगले पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो कभी झूठा नहीं खाता किसी का, है ना। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो शपथ से लेकर और अगले 5 साल तक उसका कार्यकाल रहता है। और ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 56 में बात की गई, ठीक है। अच्छा अब यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, किसके बारे में, दोबारा निर्वाचन। अब दोबारा निर्वाचन का मतलब क्या है, यानी कि यदि कोई बंदा जैसे राष्ट्रपति पद पर है, अब वह चाहता है कि यार मैं दोबारा से भी चुनाव लड़ूं राष्ट्रपति पद का, तो क्या वो लड़ सकता है, लड़ सकता है ना। ये हमारे आर्टिकल जो 57 में उसमें दोबारा निर्वाचन का कॉन्सेप्ट दे रखा है। और ऐसा हुआ भी है एक बार, कब हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी जब पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने दोबारा से उम्मीदवार पद के लिए खड़े हो गए कि यार मैं दोबारा से राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, दोबारा बार बने भी। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन की पद्धति दे रखी है। अब अपन यदि बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में, किसके बारे में, आर्टिकल 58 के बारे में, किसके बारे में बात करें, आर्टिकल 58 के बारे में। अब देखो ये जो आर्टिकल 58 है,
इस आर्टिकल 58 में किसके बारे में बताया गया है, इसमें आपकी जो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए किसी उम्मीदवार में, उसके बारे में बताया गया है ना। यानी कि योग्यताओं के बारे में बताया गया है, किसमें, योग्यताओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है। अब देखो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली चीज़, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास। नंबर दूसरी बात, उसकी जो एज है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है कि जब वह उम्मीदवार पद के लिए खड़ा हो, जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जब वह खड़ा हो, तो संसद में उसके 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, है ना। अब ये चीज़ क्यों कंपलसरी की गई, ये चीज़ समझेगा। आज देखो भाई, यदि सिंपल सी योग्यताएं रख देते अपन कि भाई राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो कितने लोग पहुंच जाते हैं वहाँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए कि भाई मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मेरे को वोट दीजिए, कितनी भीड़ हो जाती। बोला ऐसे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ ऐड की गई, क्या ऐड की गई कि भाई जो प्रस्तावक है, जैसे कि कोई बंदा है वो चाहता है यार मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हूँ, मुझे खड़ा होना है, तो उसके लिए वे संसद में जो सांसद हैं उन 50 सांसदों से वह प्रस्तावक मंगवाएगा। वो जो प्रस्तावक लेकर आएंगे वो 50 उसके जो कैंडिडेट हैं जिनको उन्हें पसंद है, जिन कैंडिडेटों को वो उम्मीदवार पसंद है, वो संसद में जाके बोलेंगे कि भाई हमको ये जो उम्मीदवार है ये खड़ा होना चाहता है और हम इसके नाम के प्रस्तावक हैं इसके, है ना, हम इसके नाम की प्रस्तावना करते हैं आपको। अब उसके पक्ष में बोलने के लिए कि यार उसके समर्थन देने के लिए 50 और कैंडिडेट होने चाहिए आपके पास, 50 और सांसद होने चाहिए आपके पास। यानी मैं टोटल कहूँ तो आपके पास 100 सांसदों की आपके पास अनुमति होनी चाहिए, 100 सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए, तभी जाके आप राष्ट्रपति पद के लिए, उम्मीदवार पद के लिए आप खड़े हो सकते हो। तो ये चीज़ समझने की है। एक तो भारत का नागरिक हो गया, ठीक है, उसके अलावा 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए और आके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब यदि हम बात करें भाई आर्टिकल 59 के बारे में, किसमें, आर्टिकल 59 में, तो आर्टिकल 59 में कंडीशन दे रखी हैं, शर्तें दे रखी हैं, क्या है, दशाएं हैं। कौन सा है आर्टिकल 59? आर्टिकल 59 में क्या है, कंडीशन है कि भाई किस स्थिति में कोई जो उम्मीदवार है वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता भाई? सबसे पहले तो उसके पास सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए। सिक्योरिटी मनी कितनी होती है भाई? 15,000 रुपये होती है ना, 15,000 होती है। मतलब उम्मीदवार जो है वह पहले पद पर खड़ा होने से पहले 15,000 रुपये उससे सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है। अब देखो सिक्योरिटी मनी का कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखो अब मान लीजिए यदि कोई बंदा टोटल जितना भी वोटिंग डला है, यदि उस वोटिंग के 1/6 भी यदि वे प्राप्त नहीं कर पाया ना, तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है ना उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब देखो इतने बड़े नेता लोग हैं, यदि कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पद पर खड़ा हो रहा है तो उसके लिए 50,000 रुपये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। इसका नैतिक प्रभाव पड़ता है, मॉरल थोड़ा उस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि यार उसको कितना रिग्रेट फील होगा, वो कितना मतलब डिमोटिवेट फील करेगा कि यार मेरी जमानत जब्त हो गई ना। वो बोलते हैं ना जमानत जब्त हो गई, वो यही वाला सिस्टम है कि उसकी सिक्योरिटी मनी में जब्त हो गई, उसको इतने भी वोट नहीं मिले कि उसकी जो सुरक्षित राशि है वो कम से कम वापस आ जाए। तो बात आई आपके समझ में। और उस यदि आपकी सिक्योरिटी मनी है यदि वो आपको बचा के रखनी है, यदि वो आपको सिक्योर करके रखनी है, तो आपको 1/6 से ज़्यादा ही आपको वोट शेयरिंग चाहिए। आपको इतना वोट प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो बची रहेगी, नहीं तो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं ना जमानत जब्त हो जाएगी, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नंबर दूसरी बात, यार पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी पागल को अपन राष्ट्रपति बना देंगे। इतना बड़ा अपने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो उस पर किसी पागल हो गया, कोई दिवालिया हो गया, कोई बैंक वगैरह लूट के आ गया, है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको अपने राष्ट्रपति बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको राष्ट्रपति बनाना। तो ये कुछ शर्तें हैं उसकी, है ना। तो ये किस में आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 59 में बात की गई है। अब यदि अपन बात करें आर्टिकल 60 में, है ना, 60 में किसके बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बात की है। आर्टिकल
60 में किसके बारे में बात की है? शपथ के बारे में बात की है। किसके बारे में? शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात की गई है। अच्छा, राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है? CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, यदि भाई CJI अनुपस्थित रहा तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। फिर वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के, वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, बात आई आपके समझ में इतनी, है ना। अब यदि बात करें भाई आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, महाभियोग है। महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब देखो, किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या ज़रूरत है? तो यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या संविधान का अतिक्रमण करता है यानी उल्लंघन करता है, तो उस कंडीशन में उसको पद से हटाने के लिए जो है महाभियोग लाया जा सकता है। अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो उसको पद से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसके हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जा सकता है ना। अब देखो, ये जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से अपनाई है? USA से अपनाई है। कहाँ से अपनाई है? अमेरिका से अपनाई है। अब किस तरीके से महाभियोग लगाया जाता है, ये चीज़ ध्यान से समझिए। देखो, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें सदन के यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा का कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करता, ये चीज़ अपने को ध्यान देनी है ना। जो निर्वाचक मंडल में विधानसभा के मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जैसे अपन बात करते हैं भाई, ये लोकसभा हो गई, है ना, और ये राज्यसभा हो गई, ठीक है। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो उस प्रस्ताव को लाया जाएगा, किसको? महाभियोग के, यार कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं। और उस प्रस्ताव की शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है। लोकसभा में भी प्रारंभ हो सकता है, वो राज्यसभा में भी प्रारंभ हो सकता है। लेकिन उसको प्रारंभ करने के लिए, अब जैसे लोकसभा है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, और राज्यसभा है उसकी कितनी है? 243 है। बोला कि ये जो नंबर है ना, इसके 25% यदि लोग उस प्रस्ताव को लाने की मंजूरी दे देते हैं कि यार हम इस राष्ट्रपति पर जो है क्या है महाभियोग लगाना चाहते हैं, तो वो प्रस्ताव अपने जो क्या है सदन में आ जाएगा। तो उसके लिए 25% जो MP हैं उनकी अनुमति आवश्यक है। अब जैसे ही विधेयक जो महाभियोग है, जैसे ही वो राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा में आते ही उसको पारित करने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 66% मेजॉरिटी चाहिए। यदि वह 66% मेजॉरिटी से पास हो जाता है ना, तो मतलब कि वह जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा से पास हो गया। बात आई आपके समझ में? अब राज्यसभा से पास होने के बाद वह कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में। और ये जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है? 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। और इस 14 दिन के टाइम पीरियड में राष्ट्रपति को भी सूचना कर दी जाती है कि भाई तेरे पर इम्पीचमेंट लगाया गया है, एक सदन से पास ही हो गया है। दूसरे सदन में जाते ही यदि वे 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है, उसको अनुमति दे दी जाती है कि यार ये जो राष्ट्रपति है ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। यदि 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो इसके पास होते ही राष्ट्रपति है उसको अपने पद से हटा हुआ समझा जाएगा और उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से, किस तरीके से जो राष्ट्रपति है उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, उसको किस प्रकार से उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो उसकी प्रक्रिया इस तरीके से टोटल। अब देखो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जब मैंने आपको निर्वाचक मंडल पढ़ाया तो मैंने उसमें पढ़ाया कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के जो मनोनीत मेंबर हैं वो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है आपको, है ना। कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़ों में, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, महाभियोग बात समझ में आ गई भाई, है ना। और जो ये महाभियोग शब्द है ना, केवल मात्र राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि आप भाई जो CJI है उसको अपने पद से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए महाभियोग शब्द यूज में नहीं लिया जाएगा। आप उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना चाहते हो तो उसके लिए भी फिर महाभियोग शब्द यूज में नहीं लिया जाएगा। तो आपके आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना। जो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 62 में किसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 62 में बताया गया है भाई पद रिक्ति के बारे में। किसके? पद रिक्ति के बारे में। किसके बारे में? पद रिक्ति के बारे में।
पद रिक्ति का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बाई चांस यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश से या उसका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कहीं दिखाने के लिए भाई विदेश चले गए, है ना, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उस स्थिति में देश के राष्ट्रपति पद की भूमिका कौन निभाएगा। अब यदि राष्ट्रपति नहीं है ना, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन, उपराष्ट्रपति उसकी भूमिका निभाता। कौन, उपराष्ट्रपति उसकी भूमिका निभाता है। और अच्छा, यदि उपराष्ट्रपति ही नहीं है तो फिर CJI उसकी भूमिका निभाता है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो किस राष्ट्रपति पद की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूर्ण करते हैं। ठीक है, क्या कभी ऐसे पहले हुआ है? 2 बार हुआ है ना। कब कब हुआ है? देखो, हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, कौन, जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था VV गिरी। क्या नाम है? VV गिरी। और उस समय CJI हुआ करते थे, कौन, M हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? M हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? M हिदायतुल्लाह, है ना। अब जो जाकिर हुसैन है, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, इनका देहावसान हो जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो क्या कहता है भाई आर्टिकल, कि उपराष्ट्रपति है उसको आना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति है, ये इस पद की शोभा बढ़ाते हैं और इनको ये नाम दिया जाता है, कौन सा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या नाम दिया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना। अब देखो, पद खाली है, इस पद का आपके 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ये कंपलसरी है, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही इस पद के लिए चुनाव होने थे, तो जो VV गिरी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि यार मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और राष्ट्रपति पद के लिए मैं खड़ा होता हूँ, मैं उम्मीदवार मैं खड़ा होता हूँ, है ना। तो जो VV गिरी हैं, वे उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वो खड़े होते हैं। अब इस चीज़ को समझो। देखो, अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभा रहा था, यानी कि अब जो उपराष्ट्रपति है वही नहीं रहा, तो अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो जो M हिदायतुल्लाह हैं, जो कि CJI थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। तो आई थिंक ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है, ये ना भाई, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है, ये आपके आज समझ में आया होगा। और राष्ट्रपति था, उसके कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं उनके बारे में हमने जाना। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमने जाना। तो आई थिंक ये कुछ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।